Hello everyone, जय भारत एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द AOD। ओके, जहां पर हम आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है उसमें हम आगे जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब तक आपने कैलकुलस जो है वहां पर आपने फंक्शंस जो है वो देख लिया है, लिमिट देख लिया है, ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी देख लिया है, उसके बाद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी इवन देख लिया है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर जो इसकी मेन एप्लीकेशन है वो क्या क्या आती है, रोल्स थ्योरम आती है, एलएमवीटी आती है, उसके बाद यहाँ पर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, फिर आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ऑलराइट, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो एंड यहाँ पर एक और चीज भी यहाँ पर एप्लीकेशन में हम लेते हैं कि रोल्स थ्योरम जो है उसके ऊपर से हम रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल जो है वो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल है कि किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके भी बारे में क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज if the theta denotes the acute angle between the curve y equal to tan minus x square and y equal to 2 plus x square at a point of their intersection, then हमें मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालना है। सिंपल सी चीज है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, दोनों की लेफ्ट साइड y है तो राइट साइड को डायरेक्ट इक्वल करके हम निकाल देते हैं। tan माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट बिकम्स 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन सिंपली x विल बी प्लस और माइनस 2। ठीक है, x स्क्वायर विल बी 4, सो x विल बी प्लस और माइनस 2, एंड फॉर x इक्वल टू प्लस और माइनस 2 वी आर गेटिंग y ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट इज 4 प्लस 2 6, और यहाँ पर 10 माइनस 4 भी 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 6 ही आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया प्लस और माइनस 2, 6। नाउ इसका स्लोप m1 बोल देते हैं, इसके टेंजेंट का स्लोप बोल देते हैं m1। तो m1 यानी क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव वो आता है माइनस 2x, और सेकंड वाले का जो स्लोप है टेंजेंट का उसको m2 बोल दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, तो वो आएगा डेरिवेटिव प्लस 2x। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर डालने पर m1 देखो, अगर पॉजिटिव 2 डालोगे तो आएगा आंसर -4, और यहाँ पर +4, और अगर नेगेटिव 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा। सो बेसिकली 4 एंड -4 यही पेयर हमारी बन रही है। तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, चलो ये वाला आएगा 4 और ये वाला आ रहा है -4। समझ में? ओके, अब tan थीटा जो है वो क्या होता है हमारा मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उसको निकाल देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर वैल्यूज, 4 माइनस -4 यानी यहाँ पर आएगा +4 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि वैसे तो प्लस है लेकिन 4 और -4 का प्रोडक्ट रहेगा -16, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली -16 जो है वो लिख देता हूँ। ओके, सो ऊपर आया 8 और नीचे आया -15, लेकिन मॉड्यूलस है तो +15 बोल सकते हैं। तो बेसिकली tan थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 8/15, विच इज ऑप्शन डी हियर। क्लियर हो रहा है यहां से? ओके, तो ये क्या था, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन था। ओके, अब यहाँ पर टेंजेंट आ रहे हैं, उसी तरह नॉर्मल भी पूछ सकते हैं। तो नॉर्मल के बारे में हमें इतना पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा पहला वाला -1/4 और दूसरा हो जाएगा +1/4। तो वहां पर इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x इंटू e पावर x स्क्वायर, x इंटू e रेज टू x स्क्वायर passing through 1, e also passes through the
अनदर पॉइंट। चलो ये कर्व का टेंजेंट इसमें से तो पास होता है, लेकिन इन चारों में से और कौन से पॉइंट में पास होता है वो पता लगाना है। तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। ओके, चलो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। चलिए, तो स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला कांस्टेंट प्लस पहला कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इस स्लोप को 1, e के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो m एट 1, e, x का वैल्यू 1 रहेगा, y का तो वैसा भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है नहीं, तो 1 इंटू ई पावर 1 का स्क्वायर यानी e, और यहाँ पर आएगा 1 इंटू ई इंटू 2 यानी 2ic प्लस e, टोटल आया 3e। स्लोप अपना आया 3e। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये कहां से पास होता है वो पता लगाना है कि इस 4 पॉइंट में से कौन से में पास होता है। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं सिंपली। ऑप्शन ए को अगर चेक करो, x की जगह 4/3, y की जगह 2ic रख दो, तो 2ic माइनस e इक्वल टू 3e इंटू 4/3 माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला कितना आया, e, मतलब LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3e और ये कितना रहेगा 1/3। तो वी कैन सी e इक्वल टू e आ चुका है, मतलब LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। सो वी कैन से इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A। क्योंकि यहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली अगर A करेक्ट है तो दूसरा कोई करेक्ट होने के कोई भी चांस नहीं है। ओके, एक्चुअली वी वर लकी हियर कि यहाँ पर हमें पहले ही ऑप्शन में राइट मिल गया, अदरवाइज हमें बाकी के ऑप्शन भी चेक करने पड़ते थे सिंपली। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A helicopter is flying along the curve given by y equal to x power 3/2 plus 7 where x is greater than equal to 0। तो हेलीकॉप्टर जो है किसी एक कर्व के ऊपर फ्लाई कर रहा है। मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक कर्व के ऊपर कुछ फ्लाई कर रहा है, इस तरह से आ रहा है समझ में। ओके, अब हुआ क्या, सोल्जर इज पोजीशनड एट द पॉइंट 1/2, 7। सोल्जर जो है वो 1/2, 7 इस पोजीशन के ऊपर प्लेस्ड है, पॉइंट ए के ऊपर प्लेस्ड है। तो हमें और वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर वेयर इट इज नियरेस्ट टू हिम। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना चाहता है, लेकिन कब, जब वो हेलीकॉप्टर उसके नियरेस्ट पॉइंट पर हो। तो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा पता लगाते हैं। चलो सिंपल देखो, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू x पावर 3/2 प्लस 7 है ना। तो इसका मैं किसी भी एक रैंडम पॉइंट के बात करूं, b पॉइंट, किसी भी एक रैंडम पॉइंट की, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट आएगा मेरा x पावर 3/2 प्लस 7 जितना, कि नहीं आएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मैंने x माना, तो y कोऑर्डिनेट मेरा ऑलवेज रहेगा x पावर 3/2 प्लस 7 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस नियरेस्ट होगा, b पॉइंट जो है वो मूविंग पॉइंट होगा। अब a और b का जब भी डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होगा, तब जो सोल्जर है वो उसको शूट डाउन करेगा, राइट। तो हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन ले लेते हैं जहां पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर ले लेंगे, ताकि हमें पहले सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। बाद में क्या करेंगे, एफ एक्स के मिनिमम वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल लेंगे लास्ट में। ओके, चलो तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x पावर 3/2 प्लस 7 माइनस 7 का भी होल स्क्वायर, ये दोनों तो गया। तो फंक्शन ऑफ x क्या आ रहा है, x पावर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस x पावर 3, इतना आ रहा है। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन हो गया ना। डेरिवेटिव करते हैं, चलिए f डैश इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं, ताकि हमें साथ में
हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी मिल जाए। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 1/2 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बनेगा ये 2x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर्स आएंगे प्लस 3x माइनस x। तो x का वैल्यू रहेगा यहाँ पर 3/2 और x का वैल्यू रहेगा -1। ये वाला नॉट पॉसिबल है क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। ओके चलो, अब x की वैल्यू ओनली 1/3 है, तो वहां पर जो है हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल रहा होगा, इधर मिनिमम और मैक्सिमम। वैसे देखा जाए तो आगे चेक नहीं करे तो भी चलता है, ठीक है, पर क्योंकि ये सिंगल पॉइंट ही है तो यहाँ पर हमें मिनिमम ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन भी नहीं है तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो ही हम इसको चेक ना करें तो चलेगा, लेकिन हम चेक कर ही लेते हैं। डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 6x प्लस 2, x की ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो f इज मिनिमम। ओके चलिए, f अगर मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो पता लगाते हैं। तो मिनिमम fx वो आएगा, ठीक है, मिनिमम fx के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है उसमें सिंपल हम 1/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा कितना, हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1/3। ओके, तो 1/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1/6, ठीक है, 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36, मतलब नेगेटिव आ रहा है लेकिन स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, और ये आ रहा है 1/27। ये आया fx यानी डिस्टेंस का ये स्क्वायर है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस AB विल बी स्क्वायर रूट fx, यानी कि यहां पर आएगा 1/36 प्लस 1/27। तो एलसीएम ले लो तो यहां पर रहेगा 3 प्लस 4 बाई 9 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि ऊपर रहेगा √7, नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2 यानी 6 अंडर √3। तो √7/6 √3 जैसा आंसर आना चाहिए, √7/6 √3, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, डिस्टेंस का हमने फंक्शन बना दिया, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो 1/3 आ रहा है, ठीक है, और वहां पर वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 यानी कि मिनिमम तो हो ही रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर हमने मिनिमम वैल्यू fx का निकाला और डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस यानी मिनिमम fx का स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व का टेंजेंट जो है पैरेलल है इस लाइन से, तो इसमें से कौन से पॉइंट में से पास होता है। तो सिंपल सी चीज है, इसका स्लोप क्या है पता लगा लो, तो 4/2 यानी स्लोप है इसका 2। तो यहां पर भी इसका टेंजेंट इससे पैरेलल है तो उसका स्लोप भी 2 रहेगा। तो चलो यहां से टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो dy/dx विल बी इक्वल टू 2x माइनस 5। अब ये पैरेलल टेंजेंट के लिए 2 इक्वल टू 2x माइनस 5 आएगा, तो x का वैल्यू रहेगा 7/2। x का वैल्यू अगर 7/2 है तो y का वैल्यू क्या आएगा 49/4 माइनस 5 7/2 मतलब 35/2 और 5। तो x का वैल्यू 7/2, उस टाइम y का वैल्यू क्या आ रहा है वो पता लगा लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पर। तो यहाँ पर रहेगा 49 एज इट इज, ये बनेगा 70 और ये बनेगा 20/4। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 69 ना, 69 माइनस 1 माइनस मतलब -1/4 आ रहा है, ये आ रहा है -1/4। ओके, टेंजेंट का हमें ऊपर का एक पॉइंट मिल चुका है, ये दूसरा पॉइंट मतलब स्लोप तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब यहां पर इक्वेशन निकाल दो, तो y + 1/4 इक्वल टू m,
x माइनस 7/2, सिंप्लीफाई कर दो तो 4y प्लस 1/4 इक्वल टू 2x माइनस 7/2, ये गया तो 4y प्लस 1 यहाँ पर आएगा 8x माइनस 28। ऑलराइट, अब ये जो कंडीशन है, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, उसमें हमें क्या करना है, ये पॉइंट 1 बाय 1 चेक करते जाना है। तो पहले 1/4 और 7/2 को सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा -26, और 7/2 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा 15 LHS। तो 15 और 20 -26 ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो 7/2 और 1/4, तो यहाँ पर 1/4 का आंसर आएगा 2, और यहाँ पर 7/2 रखेंगे, ठीक है, तो 28 और 28 सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगी 0, तो ये ऑप्शन ये गलत आएगा। -1/8 और 7 रखते हैं, चलिए यहाँ पर 7 रखो तो ये आएगा 29, LHS आएगा 29, RHS -1/8 रखो तो ये आएगा -29, तो ये भी गलत आ रहा है। लास्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर बनेगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 1/8 यहाँ पर रखो, ठीक है, 1/8 यहाँ पर रखो तो ये आपको देगा -27, ये -27 देगा, और इसको -7 यहाँ पर रख दो तो ये भी -27 देगा, जो इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, बस यहाँ पर पॉइंट्स हमें चेक करने हैं। क्लियर हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। क्या है, इफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देन विच ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो इनमें से कौन सा पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें ए और बी का सबसे पहले जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करता है वो हम चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा क्या बोला जाएगा, टेंजेंट जो है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट क्लियरली कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 - 5 1, -5 बिलोंग टू कर्व हो रहा है। चलो, तो इसको कर्व में लगा लो, तो y का वैल्यू -5 इक्वल टू x का वैल्यू 1, तो ये आएगा 1 + a - b। तो फाइनली a - b का वैल्यू आया -6। अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है, ठीक है, वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आप देखो, इसका स्लोप आ रहा है 1, इसका स्लोप आ रहा है 1, तो इसके टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आएगा -1, ठीक है। चलो, यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx, जो इक्वल होगा 3x² प्लस a इक्वल टू -1 से कौन सा पॉइंट के ऊपर, तो 1 - 5 के ऊपर, एट 1, -5। सब्स्टिट्यूट करो 1 x का वैल्यू, तो आएगा 3 + a इक्वल टू -1, देन a विल बी -4। अगर a -4 है, उसको यहां पर रख दो, तो b का वैल्यू आपको मिलेगा 2। a -4 है तो b का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपका एक्चुअल में कर्व क्या होगा, y = x³ -4x - 2, ये आपका होगा कर्व, ठीक है, जो कहां से पास होता है। तो उसके लिए पॉइंट को चेक करते हैं। चलिए, -2, 2 डाल दो, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 डाल दो तो -8, यहाँ पर आएगा +8 और -2, तो ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं हो रहे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 2, -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 8 -8 -2। तो वंस अगेन यहाँ पर भी वो गलत हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। 2 - 2 चेक करते हैं, -2 2, ठीक है,
तो ये सही बैठ रहा है, तो सी शुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं -2 इक्वल टू -2 LHS इक्वल टू RHS आ रहा है. सो दैट इज वाई सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. गेटिंग इट? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x cube minus x square minus 2x at point x comma y is parallel to the line segment joining these 2 points. यहाँ पर -1 है, ठीक है, ये वाला क्या है, -1 है. चलो अब क्या बोल रहे हैं कि s जो है वो ऐसे x का वैल्यूज है जहां पर टेंजेंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट को क्या करे, ज्वाइन करते हुए, लाइन सेगमेंट जो है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए उनसे पैरेलल हो. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये पॉइंट जो है उसको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, f(1) और f(-1). ठीक है, देखते हैं. चलो f(1) क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास fx है x³ माइनस x² माइनस 2x, तो ये आ गया f(1) हमारा -2. f(-1) निकालते हैं तो ये आएगा -1 और माइनस +2, तो वो आ रहा है 0. तो पॉइंट्स क्या आ गए, 1, -2 और दूसरा आ गया -1, 0. तो इसका स्लोप क्या होगा, -2/2 यानी कि -1. तो अब क्या बोलना है हमें कि इस कर्व का हर एक टेंजेंट, ठीक है, जिसका स्लोप -1 हो, उसके लिए हमें x का वैल्यू निकालना है. तो यहां पर सिंपल हम क्या कर देंगे, dy/dx जो है एट पॉइंट x, y वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए. चलिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² माइनस 2x और यहाँ पर आएगा -2 इक्वल टू आएगा -1. तो फाइनली 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके लिए x का वैल्यू इधर आएगा, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, -3x और +x आएगा. तो आपके लिए x का वैल्यू आएगा -1/3 और x का वैल्यू आएगा 1. x की इन दोनों वैल्यूज के लिए स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब कि वो s हमारा क्या होगा, इसी का सेट होगा, -3 और 1, -1/3 और 1 वाला, ऑप्शन डी. क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोल रहा है कि अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन. एक इन्वर्टेड राइट सर्कुलर जो कॉन है वो हमारा क्या है, वाटर टैंक का शेप है. ओके, तो ये हम इन्वर्टेड कॉन का शेप बना देते हैं. यहाँ पर वाटर टैंक बन गया, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस. ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि उस सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2. तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स 1/2 है. मान लेते हैं ये थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल, तो थीटा हो गया tan इनवर्स हाफ के इक्वल. दैट मीन्स कि मैं क्या बोलूंगा, tan थीटा जो है वो मेरा 1/2 के इक्वल है. वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट. तो वाटर जो है वो 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट के कांस्टेंट रेट से पोर हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीजिंग हुआ 5 मीटर क्यूब पर मिनट. देन द रेट at which the level of water is rising, rate at which level of water is rising यानी कि dH/dt जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, जब डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो 10 मीटर हो, जब यानी कि h का वैल्यू हो जब 10 मीटर तब. क्लियर है? वेल, यहाँ पर आप देख लो tan थीटा इक्वल टू अगर 1/2 है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा एक्चुअली रेशियो किसका होगा, r/h का होगा. आ रहा है समझ में? तो tan थीटा होगा r/h. जब h का वैल्यू अगर 10 होगा तो r का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा ना. ठीक है, r का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा. ऑलराइट, चलिए अब हमारे पास वॉल्यूम जो है कॉन का
वो क्या होता है, कौन का वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। अब आर और एच दोनों वेरिएबल होगी क्योंकि वाटर लेवल तो यहां तक होगा ना पहले। ठीक है, वाटर लेवल अगर यहां तक है तो यहां पर इसका बोल देंगे ये वाला R1 और ये वाला होगा H1। यहां से टोटल हमने H माना है, तो उसमें क्या होगा कि रेडियस एंड हाइट बोथ विल बी वेरिएबल। अब एक फंक्शन में दो वेरिएबल हम चलाएंगे नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर h इक्वल टू 2r बोल सकते हैं, h इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 2r, या फिर r इक्वल टू बोल सकते हैं h/2। तो उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि हमें h का रेट करना है तो उसी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम। तो 1/3 पाई h²/4 इंटू h, यानी कि फाइनल वॉल्यूम क्या आया 1/12 पाई h³। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 1/12 पाई h³। अब इसमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग लगा दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt विल बी इक्वल टू 1/12 पाई h³ का होगा 3h² एंड यहाँ पर आएगा dh/dt। h का वैल्यू 10 पता है हमें, इसका वैल्यू है 5, ये आ गया यहाँ से 4, तो 1/4 इंटू पाई, h का वैल्यू है 10 dh/dt। तो यहाँ पर ये आ गया 25 और ये यहाँ पर आ गया 5, तो dh/dt क्या आ जाएगा 1/5 पाई मीटर पर मिनट। ये आ गया रेट ऑफ वाटर लेवल राइजिंग। ठीक है, रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग, दैट्स 1/5 पाई मीटर पर मिनट। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर उस टाइम आर फाइंड किया था, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, सो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर मतलब वहां पर अगर एप्लीकेशन होता तो हम उसको कर सकते थे, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ से वॉल्यूम में ट्रांसफर ले लो। अब हमें h के टर्म्स में रेट ऑफ इंक्रीजिंग यहाँ पर देखना है h का, तो हम पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, h में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर r का रेट चाहिए होता था तो हम क्या करेंगे, r का रेट ऑफ r के टर्म्स में इस पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, और उस टाइम हमें r का वैल्यू भी यूज अगर करना जरूरत पड़ती तो वहां पर डेफिनेटली हमें r का भी वैल्यू यूज करना पड़ता। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि spherical iron ball of radius 10 is coated with a layer of ice of uniform thickness। एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 10 है, इसका रेडियस जो है वो 10 है। अब ये आयरन बॉल जो है वो आइस के लेयर से कोटेड है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से आइस का ये कुछ लेयर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म लेयर है, चाहे आपको थिकनेस अलग अलग दिख रहे, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड द लेयर इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, नाउ ये जो लेयर है उसका मान लेते हैं थिकनेस कुछ ना कुछ है x, तो टोटल रेडियस यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 प्लस x आ जाएगा। टोटल रेडियस बाहर तक कितना आ जाएगा 10 प्लस x। अब उसमें ये जो बाहर का है आइस वही मेल्ट करेगा, वो किस रेट पर मेल्ट कर रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट पर मेल्ट कर रहा है। अब थिकनेस जब 5 हो, यानी कि x का वैल्यू जब 5 हो, तब थिकनेस का जो रेट ऑफ मेल्टिंग है या फिर रेट एट विच द आइस इज डिक्रीजिंग, ये हमें पता लगाना है, यानी कि dx/dt जो है वो पता लगाना है। चलिए, तो क्या क्या दिया गया है देखो, टोटल एक तो आयरन बॉल का रेडियस 10 है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ दिस आइस यही तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम आएगा बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। ठीक है, ये स्फेरिकल बॉल आयरन बॉल प्लस आइस वाला जो थिकनेस लेयर है कोटेड लेयर, उसका टोटल वॉल्यूम,
और ये सिर्फ बीच का स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम वहां पर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो शेडेड पार्ट है वो बचा होगा अपना। अब इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, 50 पता, यहाँ पर हमें पता है ना 50। चलो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो तो आएगा 4 पाई 10 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 10 प्लस एक्स का डेरिवेटिव रहेगा dx अपॉन dt। अब हमें क्या पता है, इसका आंसर पता है 50, ये 4 पाई एज इट इज। x का वैल्यू कितना लेना है, 5 लेना है, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 15 और dx अपॉन dt रहेगा अननोन वैल्यू। चलो तो यहाँ पर 5 3 15 5 3 15 और यहाँ पर 25 2 और ये 2 और 2 भी कैंसिल आ गया, तो dx अपॉन dt कितना बचा, 3 3 9 2 18 1 अपॉन 18 पाई। Rate at which the thickness of the ice is melting is 1 upon 18 pi centimeter per minute। ये होगा rate at which the ice is melting, या फिर उसका थिकनेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर हमने dv by dt को पॉजिटिव लिया है क्योंकि कैलकुलेशन ही कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्रीज में वैसे हम लेते हैं नेगेटिव, ओके। पर यहाँ पर एक के डिक्रीज के ऊपर दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है तो चलेगा, अगर एक के डिक्रीज के ऊपर दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और माइनस ज्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसकी मदद से। ये अगर माइनस आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में dx by dt भी कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, ओके। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीजिंग डायरेक्टली 1 अपॉन 18 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्या है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा विच इज नॉट ओरिजिन, ठीक है, ये ऑब्वियसली ओरिजिन से तो पास हो रहा है, तो हमें ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट की बात नहीं करनी है, ठीक है। कोई अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है, वहां पर ये पैरेलल है इस लाइन के साथ, तो अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन है वो पता लगाना है, ओके। तो अल्फा बीटा के ऊपर क्या है भाई, टेंजेंट जो है वो इससे पैरेलल है, इसका स्लोप कितना है, -1 अपॉन 3, राइट। अब यहां से dy बाई dx निकालो स्लोप, चलो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा कोशेंट रूल, यानी x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x कॉन्स्टेंट x स्क्वायर माइनस 3 का आएगा 2x डिवाइडेड बाय रहेगा x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, चलो ये क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि ये नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 3 आएगा और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। अब अल्फा बीटा पॉइंट जो है, अल्फा कोमा बीटा, वहां पर ये कितना है, -1 अपॉन 3 है, तो मैं यहाँ पर x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा डाल दूं, ठीक है, तो मुझे स्लोप कितना मिलेगा, -1 अपॉन 3 मिलेगा, तो यहाँ पर x से सब्स्टिट्यूट होगा, तो अल्फा के फॉर्म में मेरा इक्वेशन क्या आएगा, नेगेटिव अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है -1 अपॉन 3, माइनस माइनस गया, ये मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाकर एक्सपांड होगा, तो ये आएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9, इसका एक्सपेंशन आएगा अल्फा पावर 4 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9, 9 और 9 तो गया, ठीक है, ये सामने चला गया, तो अल्फा पावर 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। वेल आइदर अल्फा इज 0 और अल्फा इज प्लस और माइनस 3, बट अल्फा 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला हम बोल देंगे ना, ये नहीं रहेगा, तो अल्फा इधर +3 रहेगा और -3 रहेगा। तो जब अल्फा प्लस या -3 रहेगा तो अल्फा को यहां पर डालने पर हमें बीटा मिल जाएगा y की जगह पर, ठीक है। हमारे पास y क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो जब अल्फा का वैल्यू प्लस और माइनस 3 है तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 3, यानी बीटा का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस 1 अपॉन 2, ओके। ये प्लस और माइनस 3, सामने प्लस और माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें अल्फा बीटा के बीच का जो रिलेशन है वो आइदर इसको चेक करना है या फिर इसको चेक करेंगे, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में क्या है,
2 अल्फा प्लस 6 बीटा है और दूसरा है 6 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले 2 अल्फा प्लस 6 बीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, अब पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, मॉड्यूलस है। तो चलो यहाँ पर क्या आता है, 2 अल्फा प्लस 6 बीटा चेक करते हैं। तो 2 अल्फा प्लस 6 बीटा, ये कितना आएगा, 6 प्लस 3 9 आएगा। मतलब पहला ऑप्शन सही आ रहा है, देख लो। अब इसमें मान लो नेगेटिव दोनों डाल दिया होता तो भी लास्ट का आंसर तो पॉजिटिव ही आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो कि आपका वो ऑप्शन नहीं था, मतलब शुरुआत का ऑप्शन आपको ऐसा नहीं था, तो आप इसको चेक करते तो वहां पर आपको क्या मिल जाता है, 6 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, 6 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 6 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये मिलता 18 प्लस 1 19। अभी देख लो यहाँ पर 19 वाला ऑप्शन है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये दोनों ऑटोमेटिक एलिमिनेट हुए और इसमें से ये 19 आ रहा है लेकिन ये कॉम्बिनेशन उल्टा है, तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A 2 meter ladder leans against the vertical wall। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है। 2 मीटर की एक लैडर जो है वो इस तरह से वॉल के अगेंस्ट हमने लीन करा रखी है। इफ टॉप ऑफ द लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मान लो ये हाइट यहाँ पर x है और ये वाला है y, तो dx अपॉन dt जो है, मतलब x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, स्लाइड डाउन अगर होगा तो डिक्रीज होगा। तो dx अपॉन dt जो है वो क्या आ रहा है, रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि नेगेटिव 25 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये डाउन आ रहा है। उसके साथ क्या आएगा, बॉटम जो है वो स्लाइड अवे होगा, यानी y इस तरफ जाएगा, तो y क्या होगा, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मैटर करता है। तो dy अपॉन dt का रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या होगा, ठीक है, वो हमें पता लगाना है। चलो वो पता लगाना है हमें, ठीक है। जब टॉप ऑफ द लैडर इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड, जब x का वैल्यू 1 हो तब y का रेट ऑफ चेंज हमें पता लगाना है। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो बाद में हमें दे दिया गया है 1। अब देखो लैडर का लेंथ कभी लैडर का लेंथ कभी चेंज नहीं होता, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। जब x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू कितना होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियसली √3। ठीक है, चलिए अब फिर से इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और वहां पर हम रेट ऑफ चेंज निकालने की ट्राई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया जाए तो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव 0। 2 और 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। x का वैल्यू 1 है, dx बाई डी टी का है 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर dy बाई डी टी को सब्जेक्ट बनाओ तो आएगा माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन वाई। अब देखो x और y मीटर मीटर में है तो मीटर और मीटर ऊपर नीचे का यूनिट कैंसिल हो गए, सिर्फ dx बाई डी टी का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर पर सेकंड वाला। तो यहाँ पर यूनिट में हमें दिक्कत नहीं है। चलो ये है 1, ये है 25, ये y का वैल्यू आया था √3। तो फाइनली सॉरी एक यहाँ पर, हाँ ये x का रेट नेगेटिव 25 है, यस यहाँ पर x का रेट नेगेटिव 25 है, तो ये पॉजिटिव 25 बाई √3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आया y का रेट ऑफ इंक्रीजिंग 25 बाई √3। ओके, 25 बाई √3 दैट्स द आंसर हियर। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से अब कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वहां पर y का वैल्यू निकाल दिया। लैडर का लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो पाइथागोरस निकाल के, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x का वैल्यू 1 तब y का वैल्यू निकाल दिया और वहां पर फिर से इसी थ्योरम का
डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज हमें y का मिल जाएगा। क्लियर? ओके, चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है, मोनोटोनिसिटी एंड एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शंस, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले होंगे और दूसरे क्या होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज वाले क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसमें, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन हैविंग स्लैंट हाइट 3 मीटर। अगर हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन है, उसका स्लैंट हाइट 3 है, तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है। चलिए ये कॉन है, बना लेते हैं, चलो यहां पर कॉन, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये है 3 मीटर, ठीक है। यहां पर है, मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा h अपॉन r, सॉरी r अपॉन h, या फिर साइन थीटा आप देख लो, तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट इंटू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि r का वैल्यू कितना होगा, उसके ऊपर से r का वैल्यू देख लो तो आएगा 3 साइन थीटा, और h का वैल्यू कितना आएगा, 3 कॉस थीटा आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन देखो आप, तो वो आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलो तो 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 9 साइन स्क्वायर आएगा, और h कितना आएगा, 3 इंटू कॉस आएगा। तो एक बार तो 3 निकल गया, तो कितना आया, 9 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया वॉल्यूम। समझ में आ रहा है सब कुछ यहाँ पर? ओके, अब मैक्सिमम इसको बनाना है, उसके लिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से वो एक्सट्रीमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला आ गया। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको थीटा का फंक्शन बना देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 9 to 18 पाई, मतलब 1 मिनट, 9 पाई, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के अप्लाई अकॉर्डिंग टू क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर से कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, और एक बार साइन स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहां पर बन जाएगा साइन का क्यूब। इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, जिसमें क्या आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 0 के साथ इक्वेट करने पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या पता चलेगा कि tan स्क्वायर थीटा जो है वो कितना आ रहा है, 2, यानी कि tan थीटा जो है वो आ रहा है √2। tan थीटा कितना आ रहा है, √2। तो इसका एक ट्रायंगल अगर आप बना लो, ठीक है, यहां पर अगर हमारा थीटा था तो tan थीटा जो है वो √2 आया, उसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर √2, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा √3। तो साइन थीटा कितना रहेगा, √2/3 रहेगा स्क्वायर रूट में, और कॉस थीटा रहेगा 1/√3। अभी एक ही वैल्यू मिला है तो वो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू ही होगा, आइदर वहां पर फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, राइट। ओके, अब फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो हमें निकालने का है मैक्सिमम वैल्यू निकाल। अब इसमें देखो नन ऑफ दिस ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब कि इसमें जो भी आंसर होगा वो मैक्सिमम का ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मतलब आगे हम चेक ना करें तो भी चलेगा, और अगर आपको करना है तो हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। v' थीटा को पहले नोट कर लेते हैं, क्या है वो, 9 पाई, यहाँ पर आएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करो तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसका रहेगा 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर रहेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाल दो आप। कॉस थीटा की 1/√3, तो यहाँ पर आएगा 2/3√3, यहाँ पर आएगा -4, साइन स्क्वायर यानी 2/3, कॉस यानी 1/√3, और यहाँ पर रहेगा 3 साइन स्क्वायर यानी 2/3,
कॉस यानी 1/√3। तो आप देख सकते हैं सबका डिनोमिनेटर तो 3√3 आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पर 2 है, 8 है और ये 6 है, तो ये लेस देन 0 आएगा, यानी कि फंक्शन कैसा हुआ, मैक्स हुआ, मैक्सिमम। तो tan थीटा की √2 वैल्यू के लिए फंक्शन जो है मैक्सिमम हो रहा है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले में, तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो, तो वॉल्यूम मैक्सिमम क्या होगा, v = 9 पाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस, इतना ही है ना, 9 पाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस। साइन स्क्वायर 2/3 आएगा और ये आएगा 1/√3, तो ये कितना आएगा, 6 पाई अपॉन √3, 6 पाई/√3। अभी इसमें से √3 निकाल दो तो 2√3 पाई, ये हमारा आंसर बनना चाहिए। क्या आंसर बनेगा, 2 × √3 पाई। सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। आ रहा है समझ में अब यहाँ से? ओके, मतलब मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर से आप चेक आगे ना करो, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन में ये तो चलेगा, वरना ऐसा पॉसिबल है कि यहीं पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा हो तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिले ही ना, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नंबर 12 क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस सेट क्या होगा वो पता लगाना है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर x की सेट ऑफ वैल्यूज क्या है वो पता लगा लेते हो। तो देखो x² -11x + 30 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। फैक्टराइजेशन कर लो तो x - 5 और x - 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x जो बिलोंग करेगा वो 5 से लेकर 6 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगी, क्योंकि नंबर लाइन पर 5 से 6 में ही लेस देन हमें 0 मिलेगा। ओके, चलिए अब x के वैल्यूज तो मिल गई, इन वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा है वो पता लगाता है। तो सबसे पहले फंक्शन जो है उसका एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ले लेते हैं। चलिए डेरिवेटिव करेंगे तो 9x² 36x + 27 इक्वल टू 0 ले लो। 9 कॉमन लेने पर x² - 4x + 3 इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टराइजेशन हुआ x - 3 एंड x - 1। ओके, अब इसके अगर आप बात करो f' की, देखो 9x - 3 x - 1 कुछ भी आप ले लो, आइदर 5 ले लो या 6 ले लो या इनकी बीच की भी कोई वैल्यू ले लो। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू 5 से लेकर 6 तक f' जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि f इज मोनोटोनिक फंक्शन ऑन x बिलोंग टू 5 to 6। तो मोनोटोनिक फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो फंक्शन जो होगा वो ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा इंटरवल का, ये वाला जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि वो क्या होगा f(6). तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू f(6), यानी कि 3 × 6 का क्यूब माइनस क्या रहेगा वहां पर 18 × 6 का स्क्वायर, 18 × 6 का स्क्वायर प्लस 27 × 6 माइनस कितना है 40। ओके माइनस है 40। चलो तो 6³ यानी 216, तो 3 × 216, 18 × 216, 27 × 6 और 27 से 6 अगर कर ले तो वो आएगा 162, क्योंकि यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ पर आएगा 4 ऊपर, मतलब सॉरी 1 ऊपर और 12 प्लस 4 ही ऊपर जाएगा और 12 + 4 यानी 16। ओके, यहाँ पर सॉरी ये आएगा 36 ना, सॉरी। ओके, तो इसको आप देख लो तो 216 से 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 6 3 18, यहाँ पर 1 4 और 6 6 48 आएगा। और यहाँ पर अगर आप कर लो
तो ये कुछ 3 इंटू 6 इंटू 36, मतलब ये भी 216 इंटू 3 यानी कि ये भी 648 ही बन रहा है, और इनका डिफरेंस आ रहा है 122। ये कैंसल, तो आंसर क्या आया हमारा 122 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ओके, एफ ऑफ 6 या फिर 122 जो है वो हमारा क्या है, मैक्स वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन जो है मोनोटोनिक है, उसमें क्या है, मोनोटोनिक में वो इंक्रीजिंग ही हो रहा है, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आंसर दे रहा है। क्लियर है सब कुछ? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स कुछ है x अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर बीच में साइन जो है मिस है, फिर से मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, x अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ये हमारा फंक्शन है। ए बी डी वो नॉन जीरो रियल कॉन्स्टेंट्स है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है उनके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए, डिफरेंशिएबल तो है ना, दिख रहा है हमें क्लियरली, ये फंक्शन ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो निकल ही जाएगा। कंटिन्यूटी का हमें चेक ही नहीं करने की जरूरत, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब बस यहाँ पर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऊपर जो है वो चेक करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, ध्यान से यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव आएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका खुद का आएगा ट्वाइस एक्स, 2 और 2 निकल जाएगा, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, चलो यहाँ पर अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आएगा -1 माइनस डी माइनस एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इस टर्म का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट के अंदर का जो टर्म है वहां पर डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स डी माइनस एक्स इंटू -1, और नीचे इसका स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये एलसीएम लेकर यहां पर चला जाएगा, यहाँ पर सॉरी ए है, ये एलसीएम लेकर यहां पर चला जाएगा और नीचे पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स में आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दूसरा क्या आया, यहां पर देखो, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, इसका पूरा स्क्वायर बन जाएगा, दोनों में से -1 और -1 कॉमन निकल के यहाँ पर +1 बनाएंगे। तो सबसे पहले माइनस और -1 कॉमन निकल के +1 बन गए, ठीक है। चलो अब देखो क्या बचेगा, ये टर्म यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, इसका स्क्वायर बना देगा, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसका भी स्क्वायर बना देगा, और ये टर्म नीचे जाके यहाँ पर पावर बनाएगा टोटल 3/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर रहेगा 3/2। वेल एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, डी माइनस एक्स और डी माइनस एक्स का स्क्वायर भी निकल जाएगा, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर टोटल 3/2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2 फॉर एनी वैल्यू ऑल एक्स बिलोंग टू आर। आप आर में से कुछ भी ले लो, यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज मोनोटोनिक फंक्शन ओवर द आर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हैं, it is increasing function of x over x belong to r। हो रहा है क्लियर सब कुछ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन f given by
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7 फॉर सम x बिलोंग टू R इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 ओपन क्लोज। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 1 में और डिक्रीजिंग है 1 से लेकर 5 तक। तो हमें इस इक्वेशन का रूट निकालना है, इस इक्वेशन का रूट हमें निकालना है। देखो ये क्यूबिक फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक है, तो इक्वेशन जो है ये बना है, ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बना है। लीनियर इक्वेशन का रूट हमें पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले एफ एक्स में ए अननोन है, उसके बारे में कुछ बात करनी पड़ेगी। आ रहे हैं समझ में यहां से? अब देखो क्या हो रहा है कि 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, समझना, ये 0, ये 1 और यहां पर कहीं पर 5। 0 से 1 में इंक्रीजिंग है कुछ इस तरह से, और 1 से 5 में कैसा है, डिक्रीजिंग है इस तरह से। ऑलराइट, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि 1 जो है वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हुआ ना। 1 से अपना 1 जो है वहां से वो देखो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 1 क्या हुआ, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, आया ना। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि f'1 इज 0। टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो वहां पर क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0, यानी कि f' जो होता है वो 0 होता है, x की वैल्यू 1 है वहां पर, तो यहां से हमें a मिलेगा। ओके, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f'1 क्या आएगा, 0 इक्वल टू यहां पर 3x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x यानी कि 2 इंटू 1 और a माइनस 2 तो एज इट इज, और यहाँ पर 3a x का डेरिवेटिव आ गया 1 और प्लस 7 का डेरिवेटिव भी 0। डेरिवेटिव करके उसमें x इक्वल टू 1 डाल दिया। यहाँ पर अब देख लो क्या हो रहा है, 0 इक्वल टू 3 माइनस 6a माइनस 2 प्लस 3a। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस 12 यानी कि 15 माइनस 6a प्लस 3a यानी कि माइनस 3a। a का वैल्यू आ गया 5, a का वैल्यू 5 आ गया। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए एफ एक्स में पीछे बना देता हूं, एक्स क्यूब माइनस, यहां पर क्या आएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 9x स्क्वायर, उसके बाद क्या रहेगा 3 5 15x प्लस 7, चलो प्लस 15x प्लस 7। ओके, अब अपने पास जो टर्म बन रहा है वो क्या है, एफ एक्स माइनस 14 है ना। चलिए एफ एक्स माइनस 14 बना दो, तो एफ एक्स माइनस 14 सिंपल सी बात है, यहां पर ही कर देते हैं ना। एफ एक्स माइनस 14 इक्वल टू यहां पर भी माइनस 14 कर दो, तो एफ एक्स माइनस 14 क्या बनेंगे, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7 बनेगा। ओके, नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, वहां पर नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर था ना, क्योंकि हमारे पास पूरा टर्म था एफ एक्स माइनस 14 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अभी ये लीनियर है, यानी कि x माइनस 1 के स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लो, x इक्वल टू 1 डाल दो, यहाँ पर x इक्वल टू 1 डालने पर देखो 1 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 7, तो क्या आया 15 प्लस 1 16, 9 और 7 भी 16, x इक्वल टू 1 एक फैक्टर है, ठीक है। x इक्वल टू 1 अगर एक फैक्टर है, अब देख लो यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और x पावर 0, 1 माइनस 9 15 माइनस 7 0 x फैक्टर x माइनस 1, तो ये 1 0 1 1 1 1, इनका सम माइनस 8 7 7 0। तो दूसरा फैक्टर क्वोशंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 आएगा, जिसका फैक्टर भी होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। तो एफ एक्स के 3 फैक्टर क्या आए, सॉरी एफ एक्स माइनस 14 के 3 फैक्टर आए। पहला आया था x माइनस 1, दूसरे 2 आए x माइनस 1 और x माइनस 7। तो अपन को उसको चेक करना है,
तो एफ एक्स माइनस 14 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों निकल गए। अभी x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसका रूट क्या आएगा, x इक्वल टू 7 आएगा। रूट क्या बनेगा, x इक्वल टू 7। सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर फंक्शन जो है अपनी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है 1 के ऊपर, तो वहां से हमें इतना पता चला कि वहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, तो वहां से हमने a का वैल्यू निकाला। फिर हमने फंक्शन एफ एक्स माइनस 7 फाइंड किया, सॉरी 14 फाइंड किया, ये आया। अब यहां पर देख रहा है हमें क्लियर कि हमें ऊपर जो फंक्शन दिया गया था वो क्यूबिक था, नीचे जो टर्म है वो हमारा क्वाड्रेटिक है, तो टोटल फंक्शन मिला के बनना चाहिए लीनियर, तो मतलब कि ये डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार हमने ट्राई किया तो x माइनस 1 एक फैक्टर आ रहा है, उसके ऊपर से दूसरे रिमेनिंग फैक्टर निकाला तो x माइनस 1 और x माइनस 7 सब्सटीट्यूट कर दिया, 0 के साथ कंपेयर कर दिया, तो लास्ट में हमारा रूट क्या आया, 7। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली बी द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट का सेट है। S1 लोकल मिनिमम का सेट है, S2 लोकल मैक्सिमम का सेट है। तो हमें fx में से S1 और S2 फाइंड आउट कर लेना है। चलिए fx है तो f डैश x निकाल देते हैं सबसे पहले। चलो ये क्या आएगा, 36x का क्यूब, यहाँ पर 36x का स्क्वायर, यहाँ पर 72x प्लस 0। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 25 है, x बिलोंग टू r अलग से लिखा गया है। चलो इसको 0 के साथ कंपेयर कर दो, यहां पर तीनों में से 36x अगर कॉमन आ जाए तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जिसका फैक्टराइजेशन होगा x प्लस 2 और x माइनस 1 में। तो एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई 0, 1 एंड माइनस 2। अब इन तीन वैल्यूज में कहां पर मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम है वो पता लगाते हैं। चलिए एफ डैश एक्स तो पूरा मिल चुका है, पीछे एक बार नोट करके वहां पर पता लगाते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स है अपने पास 36x, x माइनस 1, x प्लस 2। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर देते हैं। चलिए, या फिर आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहां पर चेंज हो रहा है वो भी पता लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। -2 1, सॉरी -2 0 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, फंक्शन डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होना चालू हुआ, यहाँ पर इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होना चालू हुआ, यहाँ पर फिर डिक्रीज होके इंक्रीज होना चालू हुआ। यहाँ पर आएगा मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर भी आएगा मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर आएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, -2 और 1 के ऊपर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और 0 के ऊपर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ऑप्शन डी लोकल मिनिमम -2 और 0, -2 और 1, और लोकल मैक्सिमम होगा 0। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर से वहां पर क्या किया समझ में आ रहा है, देखो यहां पर था -2 0 और 1 था। अब साइन स्कीम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, यहां पर डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना, एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होना चालू होगा, यहाँ पर फिर इंक्रीज होके डिक्रीज होना चालू होगा, यहाँ पर फिर डिक्रीज होके इंक्रीज होना चालू होगा। तो ये ऑब्वियसली मिनिमम रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, और ये फिर से मिनिमम रहेगा। वहां से भी पता लगा सकते हैं, या फिर इसका डेरिवेटिव कर दो एक और बार। तो देखो 36x का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों कांस्टेंट, ट्रिपल डेरिवेटिव का रूल पता है ना सबको, एक का डेरिवेटिव करेंगे बाकी के दो कांस्टेंट, इस तरह से सारे अलग अलग परम्यूटेशन करते जाएंगे। ओके, चलो फिर क्या होगा, 36x और x प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, फिर 36x और x माइनस 1 जो है वो कांस्टेंट, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। अभी f डबल डैश अगर आप 0 डाल दो तो ये और ये दोनों 0 बनेंगे, और
ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एफ डबल डैश जीरो कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। एफ डबल डैश 1 डाल दो तो ये वाला जीरो बनेगा, ये वाला भी जीरो बनेगा। इसके लिए 1 का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये मिनिमम बनेगा। और एफ डबल डैश अगर 2 डाल दो तो सॉरी -2 डाल दो तो ये जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा। -2 के लिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अल्टीमेटली प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो ये दोनों मिनिमम, ये मैक्सिमम। हो गया क्लियर? ओके, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 2 to r इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर x बिलोंग टू 0 to 2। अपने डोमेन के लिए, ठीक है, एंड पॉइंट्स के अलावा डोमेन के हर एक वैल्यूज के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब देखो, किसी फंक्शन के f के लिए अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आए तो हम बोलेंगे f इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं? अब मान ले कि f डैश x को मैंने कोई g बोला, ठीक है, तो f डबल डैश x को मैं क्या बोलूंगा, g डैश x बोलूंगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि g डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो g क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि समझना, f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मींस f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to 2। f डैश x क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से 2 में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब इतनी चीज स्टेटमेंट। ओके, अब आगे देखो, 5x एक फंक्शन f के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहां पर है पता लगाना है। तो चलिए देखो, 5x है अपने पास, fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x है, डेरिवेटिव लगा लो तो यहां पर आएगा f डैश x और यहां आएगा नेगेटिव f डैश ऑफ 2 माइनस x। अब फॉर इंक्रीजिंग, चलो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन 5 के लिए देखो, 5 डैश x हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, यानी कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन आएगा f डैश ऑफ 2 माइनस x से। अभी f डैश खुद इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या लिखते थे कि fx1, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है fx2 से और f इंक्रीजिंग है तो x1 भी ग्रेटर देन होगा x2 से, ऐसे लिखते थे ना। तो यहां पर भी हम वही चीज लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, x ग्रेटर देन होगा 2 माइनस x से, यानी कि x ग्रेटर देन होगा 1। तो इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि x कहां पर बिलोंग करेगा, 0 से सॉरी 1 से लेकर 2 में बिलोंग करेगा। तो 1 से लेकर 2 में 5x क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 1 से 2 में 5x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए ये निकल गया, डिक्रीजिंग वाला ये भी निकल गया क्योंकि वो 0 से 2 दिया गया है। डिक्रीजिंग 1 से 2 भी निकल गया, इंक्रीजिंग 1 से 2 आ रहा है। इसका रिमेनिंग पार्ट 0 से 1, वहां पर वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और आप चाहो तो लेस देन 0 लेकर यहां पर चेक भी कर सकते हैं, यहां पर बस लेस देन साइन आ जाएगा तो 0 से 1 में क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, पर चेक नहीं करेंगे तो भी एक ही ऑप्शन वहां पर मैच कर रहा है। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है अगर, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बन सकता है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो क्या बोल रहे हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, इस कर्व के और इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता लगाना है। अब देखो, ये कर्व जो है पैराबोलिक एक कर्व है, जो एक y स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कुछ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर्व या फिर x एक्सिस के पैरेलल कुछ सिमेट्रिक है, ये y स्क्वायर इक्वल टू हो गया x माइनस 2, और ये हमारा लाइन है y इक्वल टू x, ये वाला। अब इन दोनों के बीच का अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भैया फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या सोच सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। देखो, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा नॉर्मल डिस्टेंस,
ये बात क्लियर है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, नॉर्मल डिस्टेंस। तो हम इस पॉइंट के ऊपर अगर इससे पैरेलल एक टेंजेंट बना ले, इससे पैरेलल क्या बना दे, एक टेंजेंट बना दे, तो दोनों लाइन के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस ही क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। तो जब भी लाइन का ऐसे कर्व के साथ अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसका पैरेलल टेंजेंट जो है वो बनाएंगे और उसके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले तो वो काम करते हैं, पैरेलल टेंजेंट निकालते हैं। चलिए तो अब देखो, इसका स्लोप ऑफ लाइन वो क्या हो गया होगा, 1 होगा, ठीक है। अब कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी कर्व का नहीं लेकिन टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व वो होता है dy बाई डी एक्स। तो चलो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख लो, वो आएगा 1/2y, ऐसा आएगा ना। डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि ये आएगा 1/2y। अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, लाइन जो है वो पैरेलल है टेंजेंट से, तो स्लोप दोनों का इक्वल होगा, यानी कि 1/2y जो है वो 1 होगा, तो y का वैल्यू हो गया 1/2। वेल अगर y का वैल्यू 1/2 है तो x का वैल्यू आएगा 1/4 प्लस 2, यानी कि 9/4। x का वैल्यू क्या आएगा, 9/4, y का वैल्यू आएगा 1/2। तो ये हमें मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 9/4 एंड 1/2। एक मिनट, 9/4 एंड 1/2 हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। स्लोप तो ऑलरेडी उसका 1 है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट, यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगा, y माइनस 1/2 इक्वल टू 1, x माइनस 9/2। तो ये आएगा x माइनस वाई माइनस 9/2, और ये 1/2 ही था ना, एक सॉरी 9/4 है वहां पर, ओके ओके सॉरी, ये तो 9/4 है, और ये प्लस 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आया, x माइनस वाई, 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 9 माइनस 2 मतलब माइनस 7/4 इक्वल टू 0। तो एक ये लाइन, एक ये टेंजेंट आ गया, ये हमारा आ गया टेंजेंट, और लाइन हमारी थी y बराबर x, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये देखो दोनों पैरेलल लाइन का है, तो क्या रहता है पैरेलल लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, मॉड्यूलस में c1 माइनस c2, 0 माइनस -7/4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये क्या आएगा 7/4 अंडर रूट 2। इस तरह का कुछ हमारा आंसर बनना चाहिए, 7/4 रूट 2। यस, a इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर हो रहा है कि लाइन और किसी गिवन कर्व के बीच में पैरेलल सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल डिस्टेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, लाइन का पैरेलल टेंजेंट जो है वो निकालेंगे, वहीं पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3। तो हमारे पास 3 रेडियस वाला एक स्फीयर है, उसमें एक सिलेंडर जो है वो इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर जो है वो वहां पर इंस्क्राइब्ड है। ओके, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा वो पता लगाना है। अब स्फीयर का रेडियस तो 3 है, देखो अगर ये हाइट का आधा है, यहां पर ये रेडियस कितना होगा, स्फीयर का रेडियस होगा, यानी कि ये होगा 3। मान लेते हैं, ठीक है, कि ये इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और ये जो टोटल हाइट है वो कुछ ना कुछ है h। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ओके,
या फिर एक काम करते हैं, ये तो मिड पॉइंट ही होगा यहाँ पर, तो ठीक है, तो ये इसको h मान लेते हैं, इसको भी h मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ ना कुछ थीटा। ओके, तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट होगा इसका ट्वाइस h, रेडियस होगा इसका r, सॉरी हाँ यस r होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम वो होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अगर इसको हमने थीटा माना है तो देखो हम h इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, h इक्वल टू हम बोल सकते हैं 3 साइन थीटा, और r इक्वल टू बोल सकते हैं 3 कॉसाइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन कर दे तो वॉल्यूम हमारा थीटा के टर्म्स में बन गए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर यानी कि 9 कॉस स्क्वायर और इंटू 3 साइन थीटा। तो ये कितना है 9 3 27 टू 54 पाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मैक्सिमम बनाना है तो पहले वी डैश थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो पहले कोसाइन का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर कॉस क्यूब आएगा, और फिर कॉस स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको जीरो के साथ कंपेयर करें एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, वी डैश थीटा अगर जीरो ले ले तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस क्यूब थीटा -2 cos theta into sin square theta equal to 0, which gives us cos square theta equal to 2 sin square theta, यानी कि tan theta जो है या फिर tan square theta 1/2, तो tan theta कितना आएगा 1/√2 आएगा। tan theta हमारा रहेगा 1/√2। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये अगर थीटा था, ये r था और ये h था। ठीक है, अब tan थीटा 1/√2 आया तो ये आएगा 1, ये आएगा √2 और ये आएगा √3। यही एक हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है, समझ में आ रहा है आपको। tan थीटा इक्वल टू 1/√2 यही पर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है और नन ऑफ दिस ऑप्शन भी नहीं है, तो फर्दर मैक्सिमम मिनिमम चेक करने की जरूरत नहीं, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी ही यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली ही हम मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं 54 पाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन। तो वॉल्यूम इक्वल टू 54 पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। चलो 54 पाई कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2/3, स्क्वायर करेंगे तो 2/3, साइन थीटा आएगा 1/√3। ठीक है, तो ये कितना रहेगा यहाँ पर 18 354 आएगा ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर 18 36 पाई बाई √3, तो यहाँ से 3 भी निकल गया, √3 भी निकल गया, तो 12√3 पाई जैसा कुछ आंसर बनना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर, अच्छा वैसा आंसर नहीं बना क्या। ओके, तो हाइट ही फाइंड करना है, सॉरी हाइट ही फाइंड करना है। ओके, वॉल्यूम फाइंड कर लिया हमने। तो हाइट क्या होगा, हाइट आएगा यहाँ पर h क्या होता था 3 साइन थीटा, ऐसा होता था ना, तो यानी कि 3 1/√3 यानी कि √3 जो होगा वो अपना हाइट होगा। यहाँ पर देख लो h क्या आ रहा था 3 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आया था 1/√3, तो 3/√3 यानी कि √3 इज द आंसर हियर। गलती से मैं थोड़ा और आगे चला गया, वॉल्यूम में हम पहुंच गए थे, हाइट में हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो h क्या आ गया √3 आ गया। क्लियर है सब कुछ यहाँ पर, इसकी अब आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 19। fx इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। fx जो है 4th डिग्री का नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है -1 0 एंड 1, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -1 0 एंड 1। यही उसके एक्सट्रीम वैल्यूज हुई, यानी कि f डैश x जो है उसको आप x इंटू x -1 इंटू x +1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, लैम्बडा लेते हैं।
where obviously lambda is not equal to 0। अगर f dash x इन तीनों वैल्यूज पर 0 हो रहा है तो उसके ये तीन फैक्टर बनेंगे। तो मैं f dash x को फाइनली क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे fx मिल सकता है। तो इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, देखो यहां पर क्या आएगा, लैम्डा, अभी देखो f dash x अगर हम प्रॉपरली लिख ले, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स आएगा। तो fx में इंटीग्रेशन अगर कर ले आप तो आपको क्या मिलेगा, x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c मिलेगा fx आपको। इसका इंटीग्रेशन x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये मिला है आपको fx। आर वी क्लियर अबाउट दिस। अब इसके हमें क्या करना है, s जो है सेट, उसमें fx इक्वल टू f ऑफ 0 है, तो उसमें कितने मेंबर आएंगे या फिर कौन से मेंबर आएंगे उसके बारे में पता लगाना है। देखो S इज द सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली कितने मेंबर, 2 इरेशनल, 1 रेशनल, 4 इरेशनल है, 4 रेशनल नंबर है, या फिर 2 इरेशनल और 1 रेशनल नंबर है, ऐसा हमें पता लगाना है। ठीक है, 2 रेशनल और 2 इरेशनल, मतलब इन 4 में से क्या राइट है वो पता लगाना है x के लिए, s के लिए। अब यहाँ पर fx इक्वल टू क्या है, f ऑफ 0 है, यानी कि लैम्डा x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c इक्वल टू x की जगह 0 डाल दो तो ये 0 प्लस c आ गया। वेल ये तो 0 आ गया, ये c और c निकल जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाके 0 बन जाएगा, तो x को x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 विल बी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा इधर 0, एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, या फिर यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर होगा हमारा 2, एक्स स्क्वायर होगा सॉरी हमारा 2। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो एक्स का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये एक ही वैल्यू आ रही है ना, x की तो एक ही वैल्यू आएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस √2। ये दोनों वैल्यू है इरेशनल और ये वैल्यू है रेशनल वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि fx इक्वल टू अगर f ऑफ 0 है तो उसमें एक रेशनल नंबर आ रहा है, 2 उसमें इरेशनल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 2 रेशनल नहीं बोल सकते क्योंकि 0 खुद सिर्फ एक ही रेशनल बनेगा ना। यहां पर ये कंफ्यूजन अगर किसी को है तो समझो, एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो x की वैल्यू डेफिनेटली 0 ही रहती है, वो 0 के अलावा कुछ दूसरी पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या बोलेंगे कि ये एक ही यूनिक वैल्यू ही है। ओके, तो एक रेशनल 2 इरेशनल आपका सही आंसर है। तो यहां पर पता चला सबसे पहले f डैश x जहां पर 0 है उसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलेंगे, तो f डैश x का फैक्टराइजेशन हो गया, उसके ऊपर से f डैश x हमें पॉलिनोमियल के टर्म में मिला तो इंटीग्रेशन करके हमें fx मिल गया। अब fx इक्वल टू f ऑफ 0 को कंपेयर करने पर हमें x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो वहां पर मिल जाएगी। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहां पर क्या है, स्मॉल m इज मिनिमम वैल्यू ऑफ k for which the function is increasing. If m is the minimum value of k, जहां पर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, ठीक है, m is the minimum value of k. ओके, और कैपिटल M is maximum value of f in the interval 0 to 3 when k is equal to m. तो जब k का वैल्यू m तक इक्वल हो तब कैपिटल M क्या आ रहा है, इस इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो हमें ऑर्डर पेयर स्मॉल m कॉमा कैपिटल M निकालना है। अब देखो, सबसे पहले तो देखो क्या पता लगना चाहिए, k कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले कंडीशन तो ये जो टर्म है kx माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां से x कॉमन निकाल दो तो k माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू 0 है तब तो
सब कुछ 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो वहां पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब x की वैल्यू 3 होगी तो यहां पर क्या आएगा, k जो है वो 3 से ग्रेटर या इक्वल आएगा। तो एक ये पहली कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी। दूसरी कंडीशन, मैक्सिमम जो है फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है 0 से 3 में। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, चले, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करो तो x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस x कांस्टेंट स्क्वायर रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा के माइनस 2x। ठीक है, चलो इक्वल टू ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब इसको यहां पर देख लो, सिंप्लीफाई कर दो, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा के एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स अंडर रूट में के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 2kx और एक kx यानी कि 3 टाइम्स kx, ओके, यहां पर क्या आएगा 3 टाइम्स kx। दूसरा क्या आएगा यहां पर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर यानी कि माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अभी ये टर्म तो ग्रेटर देन 0 होगा ही डेफिनेटली, तो इसको भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें से डिनोमिनेटर कंफर्म ग्रेटर देन 0 ही है ना। ओके, और इसके लिए k की वैल्यू हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और यहां पर इसको भी ग्रेटर देन करें तभी टोटल रेशियो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3kx माइनस 4x स्क्वायर वो भी ग्रेटर देन 0 और kx माइनस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या होगा, इसमें से x कॉमन, तो यहां पर बचेगा 3k माइनस 4x ग्रेटर देन 0, यहां पर k का वैल्यू ग्रेटर देन 3, ये तो हमें पता ही था। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें x का वैल्यू 0 डालने पर तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन x का वैल्यू 3 डालने पर, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x का वैल्यू 3 यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, तो यहां पर आएगा 3k माइनस 12 ग्रेटर देन 0, उसके लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 4। ठीक है, चाहिए, लेकिन हम मिनिमम वैल्यू ऑफ k की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ k कितना आ जाएगा, यहां पर 4 आएगा, क्योंकि वहां पर इक्वल टू 0 होगा तो भी वो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो k का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि स्मॉल m का मिनिमम वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, स्मॉल m का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अब स्मॉल m अगर 4 है तो जब k और m इक्वल है उस टाइम हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा फंक्शन का, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर कैपिटल M इक्वल टू आएगा x अंडर रूट में k x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, k की जगह पर 4 डाल दिया, और k जब 4 है तब x का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 सब्स्टिट्यूट करने पर यहां पर आएगा 3 अंडर रूट में 12 माइनस 9 यानी कि 3 अंडर रूट 3। तो स्मॉल m और कैपिटल M का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 4, 3 रूट 3। दैट इज द आंसर हियर। ठीक है, 4, 3 रूट 3, दैट्स द राइट आंसर हियर। सबसे पहले स्क्वायर रूट के लिए k का वैल्यू निकाला, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां से भी हमने k का पॉसिबल वैल्यू निकाला, तो ग्रेटर देन 4 आ रहा है। यहां पर अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो k का मिनिमम वैल्यू रहेगा 4, तो k का जो मिनिमम वैल्यू है वही स्मॉल m है हमारा मिनिमम वैल्यू। उस टाइम
मिनिमम वैल्यू हुआ 4 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4, तब हमें मिल रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली हमारा अपर हैंड पर मिलेगा हमें। तो अपर हैंड हमारा इंटरवल का क्या है 3, वहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला 3√3। क्लियर? सो दिस इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सब कुछ? ओके, सो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वहां पर आपको मजा आया होगा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है फर्दर हम कल भी करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी सब कुछ साथ में ले लेंगे। ओके, तो यस, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना भूलना ही मत। ओके, सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।